There is no secret of success. Success is the result of continuous efforts, hard work, consistency, patience, believe in yourself, you can do it, and learning from mistakes. हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में सीएसआर नेट अचीवर्स के शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स टिंकू से और जानेंगे उनके सफलता का राज कि उन्होंने किस तरह से सीएसआर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया, उनके प्रिपरेशन में क्या क्या मुश्किलें आई, उनका उन्होंने कैसे सामना किया और इतनी अच्छी उन्होंने सफलता लाई। तो सबसे पहले टिंकू, आपका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। और हम सब बहुत खुश है कि टिंकू हमारी टेस्ट सीरीज के भी स्टूडेंट है एंड हमारे लाइव सेशंस इमोशन बैच, जेआरएफ एक्सप्रेस, अंतिम और आखिरी बार, महाकुंभ सीरीज के भी स्टूडेंट है। और टिंकू ने वहां पे बहुत मेहनत की, अच्छे से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, नोट्स एज वेल एज लर्निंग कंसेप्ट को लर्न किया और सीएसआर एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो टिंकू का सीएसआर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 181 आया है एंड इसलिए टिंकू हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हम सब बहुत खुश है टिंकू कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। ये हमारे लिए भी बिग अचीवमेंट है कि आपने इतने अच्छे से इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया और इतना अच्छा ऑल इंडिया रैंक 181 लाया। तो इसलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि टिंकू अग्रवाल ये सीकर से और उन्होंने जूलॉजी में एमएससी कंप्लीट किए 2023 में और एमएससी के बाद ही उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो टिंकू, आप मुझे बताइए कि आपको आईएफएस के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मुझे आईफास के बारे में जानकारी किसी नॉन पर्सन से मिली थी। फिर मैंने यूट्यूब पे इसको सर्च किया। मैंने काफी सारी कोचिंग्स देखी थी, बट जैसा मुझे फीडबैक आईफास से मिला वैसा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। ये यूट्यूब पे भी इतने अच्छे लेक्चर अवेलेबल थे कि हम कोई भी घर बैठ के कैसे भी फ्री में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। से मैंने स्टार्ट किया था और इसी के साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज के साथ। तो मेरा नेट क्लियर हुआ था 180 रैंक से। वाओ। उसके बाद में मैंने फिर से वापस से किया था इमोशन बैच के साथ जुड़ के। उसमें आईफास जो एक्सप्रेस चल रहा था एंड था, तो सर ने जैसे जैसे रिवाइज करवाया, जैसे जैसे बताया, क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, जैसे जैसे मैंने उनको मेरा ये रिजल्ट आया। और पिछली बार जब आपका एलएस हुआ था टिंकू, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि पिछली बार आपका जेआरएफ क्यों नहीं हो पाया? उसके लिए क्या रीजंस थे, मतलब क्या मिस्टेक्स हुए थे आपसे? का रीजन था सर, मेरी नेगेटिव मार्किंग काफी हो गई थी एंड थोड़ा नॉलेज भी कम था। लेकिन जैसे जैसे आई पास के साथ जुड़े रहे, उन्होंने वैसे वैसे बताया नेगेटिव मार्किंग को कम करने का तरीका, उन्होंने पढ़ने का तरीका बताया, नॉलेज बढ़ाया। इससे हमारा क्या हुआ, आगे जाके मैं बहुत यस। और टिंकू, जब आपने इस बार प्रिपरेशन किया था तो इस बार आपने खुद में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए? मेरा काफी सारा नॉलेज बढ़ा था, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल्स बढ़ी थी, टाइम मैनेजमेंट हुआ था, नेगेटिव मार्किंग मैंने सॉल्व कर ली थी, काफी हद तक सॉल्व कर ली थी ये चीज। वाओ। और टिंकू, जैसे इमोशन बैच है, जेआरएफ एक्सप्रेस है, एज वेल एज अंतिम और आखिरी बार, महाकुंभ, क्या ये सीरीज सफिशिएंट है सीएसआर में रिजल्ट लाने के लिए? यस सर, ये सफिशिएंट है। यदि कोई पढ़ना चाहे तो ये बहुत बहुत सफिशिएंट है उसके लिए। यस। बस आप फॉलो करते जाओ तो सब कुछ हो सकता है। हाँ। और टिंकू, जैसे आपने क्या रिवीजन स्ट्रेटजी यूज की थी इस वजह से कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? आपने किस तरह से रिवीजन किए थे? मैंने आप लोगों ने जैसे जैसे नोट्स बनवाए थे इमोशन बेस से, मैंने वो किए। उसके बाद में मैंने आईफास की जो क्वेश्चन बुक थी उसको परचेज करके उससे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टेस्ट सीरीज जो उनकी थी, महाकुंभ से पढ़ा था, उसको रिवाइज किया था, एक्सप्रेस से पढ़ के उसको रिवाइज किया था। इतना ही किया था और मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग किया था जैसे आप लोगों ने बताया था कि 3 से 4 टाइम क्वेश्चन सॉल्व करोगे आईफास के प्रीवियस क्वेश्चन के, वो मैंने किए थे। वाह। और टिंकू, जैसे आपने जब पहले टेस्ट सीरीज ली थी तो टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट हुआ आपको फाइनल एग्जाम में? यस सर, टेस्ट सीरीज से हमें नेगेटिव मार्किंग को कम करने का तरीका मिला। एक, हमने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा और हमने देखा कि हम जो सी पार्ट के क्वेश्चन है उनको कैसे रीड कर पा रहे हैं।
और टिंकू, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो प्रिपेयर करते समय क्या आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए थे क्या? नोट्स भी प्रिपेयर किए थे, जैसे आई पास के, फिर उसके बाद में आई पास के जो एक्सप्रेस सीरीज थी वहां से हमें शॉर्ट नोट मिल गए थे, यस। वो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा सफिशिएंट थे। वाओ। तो टिंकू, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो प्रिपेयर करते समय एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या आप लाइब्रेरी में प्रिपेयर कर रहे थे या घर पे बैठ के आप प्रिपरेशन करते थे? फिर मैंने घर पे बैठ के प्रिपेयर किया। वाह वाह वाह। तो टिंकू, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि घर पे तो बहुत काम होते हैं, बहुत डिस्टरबेंस होता है, तो आपने खुद का जो स्टडी का एनवायरनमेंट है वो कैसे मैनेज किया? मैंने सर खुद के हिसाब से मैनेज किया था, यूट्यूब पे क्लासे लेके, चाहे काम करते रहो उस टाइम पे ईयरफोन यूज करके किया था। और हम्म। सबसे बड़ा आप लोगों का था कि आप लोग हमेशा मोटिवेट करते थे, पढ़ने के लिए खुद ही मोटिवेशन मिल जाता था। हाँ, तो टिंकू, जैसे बहुत बार आप पढ़ते हो तो आपके कभी कम मार्क्स आते, या कभी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो डिमोटिवेशन आता है, कभी कभी ओवर थिंकिंग होता है, निगेटिविटी आती है बहुत सारी, तब मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपका ऐसा मोटिवेशन का क्या सोर्स था कि जिस वजह से आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखते थे? मोटिवेशन के लिए हम हमेशा कैसी सर के जो फर्स्ट पेज पे जो बुक पे है ना, वो कैसी सर की जो फोटो लगी है ना, हाँ। सबसे मेन मोटिवेशन वही रहता है। वाह। हम्म। जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, जब वो कर सकते हैं तो एवरीबॉडी कैन अचीव दिस। यस। और टिंकू, जैसे हम ये देखते हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपने क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व किए थे? मैंने क्वेश्चन किए थे आईफास की जो बुक्स है सीरीज है वगैरह, हम्म। उनसे किए थे, जो आईफास ने बुक्स लॉन्च किए उनसे किए थे। यस यस। और टिंकू, जैसे हम ये इंपॉर्टेंट देखते हैं कि जब एग्जाम का आपको सिलेक्शन करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली के डेली रिविजन, डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया? मैंने 2 घंटे हमेशा क्लास को, 2-3 घंटे जैसे सर ने बताया था, 4 घंटे क्लास को लेना है, फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम रिलैक्स करके उसको रिवाइज करना है, फिर उसके क्वेश्चंस पे जाना है, एंड देन फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाना यस। है। जब तक फॉर्म में नहीं हो तब तक उसे फिर से पढ़ना है। वाह वाह वाह। और टिंकू, बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते कितना भी पढ़ो, कुछ कंसेप्ट याद रखने पड़ते हैं, इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, तो ऐसे कंसेप्ट को आपने कैसे लर्न किया था? ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते थे उनको सर मैंने लिख के अपने पास बार बार उनको देख देख के किया था। वाह वाह वाह। और जैसे टिंकू, हम देखते हैं कि जब आप प्रिपेयर करते तो प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, कि एग्जाम में आप बैठे हो तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसा करते हो, तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपने कैसे की थी? मैंने ये सब जो यूट्यूब जो है ना टेस्ट सीरीज, उन्हीं से ही किया था टाइम मैनेजमेंट। बार बार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, बार बार जो टेस्ट चाहिए थे उनको रिवाइज किया था ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो सके, और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी ताकि मैं जल्द से जल्द उन क्वेश्चन को रीड करके उनको अच्छा से कर पाऊँ। वाह। तो अब टिंकू, हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते, और रैपिड फायर राउंड में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसके आंसर करने। तो सबसे पहले टिंकू, आपने सीएसआर के कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? मैंने 10 यूनिट्स देखी। वाह। और आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? मेरा फेवरेट है बायोलॉजी। वाह। और आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सबसे मेथड इन बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी। और सीएसआर में सबसे पहले आप कौन सा पार्ट सॉल्व करते हो? मैं पहले बी पार्ट, बी ताकि पर। उसमें जो पता होता है वो सॉल्व हो जाता है, जो नहीं पता होता उसको अपन होल्ड पे रख सकते हैं। यस। और आपको मतलब सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? पार्ट ए बी लगता है सर, क्योंकि ए में भी जितना नॉलेज होता है उतना करके आ जाते हैं, हाँ। बी में जितना नॉलेज नहीं हो पाता है फिर वो रह ही जाता है हम्म। उसका। और आपको किस पार्ट का सबसे ज्यादा डर लगता है? बी पार्ट का। बी पार्ट का ही लगता है। अच्छा, और जैसे सीएसआर में हम देखते हैं टिंकू, आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप मिस्टेक को कम करो, नेगेटिव मार्किंग को कम करो, तो क्या नेगेटिव मार्किंग का डर आपको भी लगता है? यस सर, जरूर लगता था पहले, लेकिन जैसे जैसे सर ने सजेस्ट किया, जैसे हमने किया ना, हम्म। तो वो धीरे धीरे कम होता गया। हाँ। और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टिंकू, हम देखते हैं कि जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में पार्ट ए बी सी होते हैं, तो आपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? सर पहले मैंने एग्जाम में ओपन किया था, उससे पहले मैंने जो पार्ट बी है हमारी उस पर ध्यान दिया था। हम्म। तो उसमें जो क्वेश्चन आए मैंने लगा दिए,
फिर नेक्स्ट मैंने पार्ट सी पे स्विच किया था। पार्ट सी में जैसे जैसे सर ने बताया था कि जो जो हो सके वो क्वेश्चन करो, जितना मतलब आपको आता है आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको करो पहले, और जो मिनाल वाले क्वेश्चन होते हैं जो लगभग सही होते हैं वो किए थे मैंने। उसके बाद में मैंने पार्ट ए को चुना था, उसके बाद में मैंने जो बचा था ना उस पे स्विच किया। यस टिंकू, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सी पार्ट में कौन से क्वेश्चन करते हैं, बी में कौन से करने, तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की थी? सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी सर मेरा जो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी ना उसी से हुआ था, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कौन सी सब्जेक्ट करी है और उनसे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे टेस्ट सीरीज में भी हमें पता चल जाता था कि ये उस सब्जेक्ट से है और ये उस सब्जेक्ट से नहीं है, तो हम उसी क्वेश्चन को पहले रीड करते थे। यस यस यस। और टिंकू, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम जब आप दे रहे तो एग्जाम पे टाइम पे बहुत बार डर लगता है, एग्जाम से पहले हम पैनिक होते हैं, कभी टेंशन आता है, पता नहीं क्या होगा ऐसे लगता है, तो आपको क्या एग्जाम से पहले डर लगा था? लगा था, लेकिन जब केसी सर की वीडियो देखी थी कि डरना नहीं है बस करके ही आ गए, फिर उससे उतना डर नहीं लगा कि हाँ हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। यस। और टिंकू, जैसे एग्जाम में भी हम देखते हैं कि जब कोई आपको सिक्वेंशियल 8-10 क्वेश्चन नहीं मिले और बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने आए, अप्लाइड क्वेश्चन सामने आए, तो डर लगता है, हम पैनिक हो जाते हैं और हमारा फिर कंट्रोल छूट जाता है खुद के ऊपर से, तो ऐसा हुआ था क्या एग्जाम के टाइम पे? ऐसा तो हुआ था सर, लेकिन फिर वही बात याद आ जाती है कि जो पेपर मेरे लिए याद आएगा वो सबके लिए याद आएगा, हाँ। और भी जरूरी होता है, तो जैसे जैसे फिर रिलैक्स किया ना फिर पेपर सब में आया, फिर हो गया टाइम। यस। और जैसे टिंकू, हम ये देखते हैं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जुलाई अगस्त में जो एग्जाम होगा उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइव बैच के, हमारे आईएफएस के, ऑफलाइन बैच के, तो उनको ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए जो आपको लगता है कि जिससे आपकी तरह उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट आए? सर उनको यही चाहिए जैसा आप लोग बताते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो, या अब जो ये जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे एग्जाम भी टफेस्ट होता जा रहा है, तो मेरा मानना है कि उनको ये जो आप लोगों ने डीबीटी की इनकी जो बुक्स निकाली है क्वेश्चन बुक्स उनको भी सॉल्व करना चाहिए, और आप जैसे बोलते हो रिवाइज पे रिवाइज करना चाहिए, एंड शॉर्ट नोट जितना हो सके उतना बनाए। यस। और टिंकू, अब इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 181, तो फिर आगे ड्रीम क्या है, मतलब आप क्या आगे करेंगे? सर इसी ईयर में जो आरपीसी का एग्जाम होगा मेरे को उस पे करना है। यस, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस। तो टिंकू, आपको अपने फ्यूचर ड्रीम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, कि आपका असिस्टेंट थैंक प्रोफेसरशिप जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएंगे। यू सो मच सर। यस। और इतना अच्छे से आपने हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, मोटिवेट किया और उनको अपने स्ट्रेटजीज बताए, तो वो उनको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, उनका सबको बेनिफिट होगा, तो इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो यस। मच, ये हम मेरा है कि मैंने आप लोगों से कांटेक्ट किया। यस, और ये हमारे लिए बहुत बिग अचीवमेंट है टिंकू कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, हम सब बहुत खुश है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर। तो थैंक यू।